कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल शिकस्ता है, वो कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे। ये उन्होंने साफ कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उनके साथ जो सलूक किया गया है वो ठीक नहीं है। वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की कयास आराइयों को तक़वियत मिली है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन कयास आराइयों को सिरे से खारिज कर दिया है। कैप्टन ने बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों को भी खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि पंजाब की सियासत में हलचल बनी हुई है। ख़ास तौर से पंजाब कांग्रेस में जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिल रही है, इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो काफ़ी कांग्रेस से नाराज़ चल रहे हैं, कांग्रेस से दिल शिकस्ता हो गए हैं। वो अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि पहले से ही ये इशारे मिल रहे थे कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहेंगे। ऐसे में किस पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्या कोई पार्टी और वो ज्वाइन करेंगे, या ये होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है जिस तरह से उन्होंने पहले भी किया है अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या इस तरह से कोई कदम उठाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन अमित शाह से मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस तरफ इशारे देते हुए कि बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम तर कयास आराइयों को खारिज कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात ऐसी कि इस पर माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई तर कंडीशंस हो सकती है। ख़ास तौर से ज़रे क़वानीन को लेकर के कंडीशंस रख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में कांग्रेस के अंदर घमासान जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू के पीसीसी से इस्तीफे के बाद अंदरूनी खलफशार मजीद खुलकर सामने आई। इस बीच आज पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी से आज नवजोत सिंह सिद्धू मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करके जानकारी दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा कि उनको वज़ीर आला ने बातचीत के लिए मदऊ किया है और वो सपहर 3 बजे पंजाब भवन चंडीगढ़ जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नए मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद रखा है। वज़ीर आज़म ने इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का भी संग बुनियाद रखा है। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और कई प्रोजेक्टों के बारे में बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कायम किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका मिले। रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से पढ़कर निकलने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत से नए मौके बनाएगा। राजस्थान में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, उसमें भी युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 2014 तक राजस्थान के सिर्फ एक शहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी थी। आज राजस्थान के 17 जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए अधिकृत किए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के 23,529 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 311 अमवात हुई हैं, जबकि एक दिन में 28,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 2,77,020 एक्टिव मामले हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक 88 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुतासरा खानदान की आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। ख्याल रहे कि मुतासरा खानदान ने पुलिस पर मनीष को पीट कर मारने का इल्जाम लगाया है।
मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में सर, चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोट के निशानात की बात कही गई है। बुध के रोज मुतासरा खानदान ने इंतजामिया के जरिए दी जाने वाली माली मदद को कबूल करने से इनकार कर दिया है। इस बीच मनीष गुप्ता की आखिरी रस्मात आज अदा कर दी गई। मनीष की गोरखपुर में पुलिस ने पिटाई की गई थी, जिसकी जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसे। गुज़िश्ता दिनों मनीष गोरखपुर में एक होटल में ठहरे थे, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें पुलिस ने जदोकोब किया था। अपना अनशन उसी दिन से चालू कर दिया था जिस दिन मेरे पति की मुझे मौत की सूचना मिली थी। उस दिन मैंने खाना और पीना दोनों बंद कर दिया था और तब तक ही बंद रहा जब तक उसकी पहला चरण शुरू नहीं हुआ। जब तक वो सस्पेंड नहीं हुए तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया था। सस्पेंड होने के बाद मैंने दवाई से अपना शुरुआत करी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और आज मेरे पति का शव जा चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है। तो अब मैं कुछ खाऊंगी नहीं, पानी पे रहूंगी। पानी मुझे इसलिए पीना है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं खाऊंगी तब तक नहीं जब तक मैं सीएमजी से मिल नहीं। मनीष गुप्ता केस में यूपी के वजीर कानून ब्रिजेश पाठक का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की बात कही है। ये बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं और उनको आईपीसी के तहत जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा होगी वो हम दिलाएंगे। मुकदमे की खुद हम लोग पैरवी करेंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और चाहे पुलिस हो या दूसरे लोग हों जो बड़े पदों पर बैठे हैं, किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं है। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार जो भी मांग करेगा हम उसकी मांग को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये असीम पीड़ा है, मैं स्वयं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कितनी पीड़ा मुझे हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। पुलिस कर्मियों को जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो कानून के रक्षक हैं, अगर वो लोग इस प्रकार की घटना करेंगे तो बहुत ही दुखद क्षण होगा हम सब के लिए। और मैं यही कह सकता हूँ कि पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और जो भी दोषी होगा, हमने एफआईआर के निर्देश दिए हैं सभी पुलिसकर्मियों पर, जो 6 पुलिस वाले वहां रात में गए थे। और एफआईआर के बाद जो भी जांच आएगी और दोषी पाए जाने पर हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और कोर्ट में हम स्वयं इस मामले की पैरवी करेंगे और पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाएंगे। मनीष गुप्ता कत्ल केस में पुलिस का बदनुमा चेहरा सामने आया है। पुलिस सवालों के घेरे में है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुतासरा खानदान के अहल खाना समझाते, बुझाते और रागिब करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस अफसरान मुतासरा खानदान को ये समझाते नजर आ रहे हैं कि एफआईआर करने से किस तरह पुलिस एहलकारों का खानदान बर्बाद हो जाएगा। मुतासरा खानदान को नौकरी देने की बात भी कही जा रही है, लेकिन मनीष गुप्ता की बेवा कसूरवारों को सजा दिए जाने की बात पर अड़ी हुई है। उधर अखिलेश यादव ने कानपुर पहुंचकर मुतासरा खानदान के अफराद खाना से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी की जानिब से 20 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान भी किया। अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कहा कि मुतासरा खानदान की मदद करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। थे उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के इशारे पे जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा? इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए।
क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है, ये लोग उन्नाव भी रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें क्लास 2 या क्लास 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई के बाद जिस तरह से मनीष गुप्ता की मौत हुई, अब ये साफ होता जा रहा है। जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, कानपुर में आज मनीष गुप्ता के घर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव परिवार के लोगों से मुलाकात की है। जिस तरह से उन्होंने 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है और सरकार से 2 करोड़ रुपए की राशि के लिए ये कहा है कि वो सरकार दे। उसके बाद उन्होंने ये भी मांग की है कि सिटिंग जज, जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हों, उनसे न्यायिक जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार पर भी तंज कसे हैं और पुलिस पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल शिकस्ता हो गए हैं। वो कांग्रेस में अब रहना नहीं चाहते हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उनके साथ जो सलूक किया गया है वो ठीक नहीं है। इस मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि जुड़ चुके हैं। रवि, ये तो पहले ही माना जा रहा था, इशारे मिल चुके थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कांग्रेस छोड़ देंगे, पर जो मुलाकात हुई अमित शाह के साथ, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में वो दाखिल होंगे उनके ये कहने के बाद भी कि वो ये जो तमाम तर कयास आराइयां हैं ये सही नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए, हम उस दिन से बात करते हैं जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने ये कहा कहीं ना कहीं कि आलाकमान ने उन पर विश्वास नहीं जताया है और उन पर दबाव ज़रूर बनाया है ताकि वो इस्तीफ़ा दे दे। मगर इस्तीफ़ा देने के बाद वो कुछ दिन पंजाब में बिताते हैं, फिर वो दिल्ली आते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात होती है अमित शाह जी से। अमित शाह से उनकी ये मुलाकात अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखें तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अमित शाह से मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मगर इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम कयासों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ही अल्प विराम लगा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी फ़िलहाल बीजेपी में किसी भी टाइम में वो नहीं जाएंगे, वो बीजेपी में नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। मगर उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो फ़िलहाल तो कांग्रेस में हैं मगर आगे वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। तो साफ तौर पे उनका ये बयान कहीं ना कहीं ये इशारा ज़रूर करता है कि क्या आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई तीसरे फ्रंट की शुरुआत कर सकते हैं। क्या एक नया मोर्चा खोला जाएगा, एक नई पार्टी बनाई जाएगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कि पंजाब में होने वाले हैं, क्या कैप्टन वहाँ पे एक मुख्य रूप में एक अलग तरीके से दिखाई देंगे? इन सवालों पर जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ही दे पाएंगे। फिलहाल इतना उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले और मगर वो कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल रवि, और ये भी कि क्योंकि पंजाब में बीजेपी का ग्राउंड मजबूत नहीं है, ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी का फायदा जरूर होगा, लेकिन उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कितना फायदा होगा शायद अभी वो भी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि क्या जो ज़राई क़वानीन है, फार्मर्स लॉ है, उस पर कोई बात आगे बढ़ सकती है ताकि वो वही बात लेकर कम से कम आवाम के सामने जाए आने वाले इलेक्शन में। जी बिल्कुल, देखिए, 3 कृषि कानून को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही काफ़ी सतर्क और सचेत नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे इससे पहले भी बतौर मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। कल उनके अमित शाह से मुलाकात के बाद उनका ट्वीट आता है। साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि उन्होंने 3 कृषि कानून के मुद्दे पर अमित शाह जी से मुलाकात की है। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुख्य चेहरा नहीं है जिसको लेकर वो पंजाब में उतरें। ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थापते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास पंजाब में एक बड़ा चेहरा होगा। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर ऐसा करते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर पे इसका क्या ड्रॉबैक होगा, क्या फीडबैक मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर आपको बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और उन्होंने लंबे समय से कांग्रेस में काम किया है। उन्होंने पंजाब को बतौर मुख्यमंत्री भी सर्व किया है। तो ऐसे में उनका ये कदम किस और ले जाएगा और इसका
पंजाब के 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल रवि, और क्या वो फैसला लेंगे एक अलग से पार्टी बनाने का, लेकिन चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम तर तैयारियां नई पार्टी को नए से शुरू करना पड़ेगा अब, या आप या फिर अकाली दल, ये देखना बाकी है। रवि, बेहद शुक्रिया आपका। यूपी के वज़राला योगी आदित्यनाथ कानपुर में सीधा रुख करते हैं। बच्चे व्यक्त कर रहे थे जिनमें उनको पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उत्तर प्रदेश का हर बच्चा इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकता है कि वो देश के अंदर जहां कहीं भी जाएगा आज गर्व के साथ कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं, और मेरा जन्म उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया किसने? उन लोगों ने जिन लोगों ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रख दी थी प्रदेश की स्थिति को, प्रदेश के विकास को, और देखते ही देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सबसे विकृत प्रदेश के रूप में सामने आ गया था। देखते देखते यह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में प्रभु राम ने कभी जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश में कभी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश को बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और जिस उत्तर प्रदेश में मां गंगा, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक की सबसे अधिक दूरी तय करती है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर गौरव की अनुभूति करने की बजाय एक समय उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये कौन लोग हैं? भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था, और अपराधियों का राजनीतिकरण करके उन्हें सत्ता अधिष्ठान में काबिज होने का, विकास पर जबरन कब्जा, विकास की परियोजनाओं पर जबरदस्ती डकैती डालने की छूट दी थी। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास करेंगे। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में है, और मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में वोटिंग की रफ्तार तेज होती जा रही है। वोटर बढ़ चढ़कर वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। भवानीपुर में 1 बजे तक तकरीबन 36% पोलिंग दर्ज की गई है। आज़ादाना और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। भवानीपुर सीट से मगरबी बंगाल के वज़राला ममता बनर्जी मैदान में है। ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल और सीपीएम के श्रीजेब बिस्वास से है। ममता बनर्जी के लिए ज़िमनी चुनाव अहमियत का हामिल है। उन्हें वज़ारत आला के ओहदे पर बने रहने के लिए हर हाल में जीत हासिल करना काफ़ी ज़रूरी है। ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपने मुतालबात को लेकर डटे हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी, जहां की सियासत में हलचल मची हुई है। पंजाब के साबिक़ वज़राला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुध को वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। इस मामले पर राकेश टिकैत ने रद्द अमल का इजहार किया हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस हवाले से क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, क्या है इसके सियासी मायने? किसान नेता राकेश टिकैत समझाते हैं। राकेश जी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, तो आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? और मुलाकात तो भाई होनी चाहिए। अमित शाह तो रोज 20-30 लोगों से मिलता है, तो कैप्टन साहब से मिलिए, ठीक है। गृह मंत्री है, उनको जानकारी रहना चाहिए। पंजाब में जो सियासी उठक पटक हुई है उसको भी देख सकते हैं, और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कृषि बिल को लेकर हमारी मुलाकात हुई। हाँ, हुई होगी मुलाकात। कृषि हमारे से तो बातचीत कैप्टन साहब की हुई नहीं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है? जैसे पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बहुत समर्थन किया है किसानों का, तो लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या निकल सकती है। समर्थन नहीं करा आंदोलन का उन्होंने, वो तो वैसे ही बीजेपी वाले कहते थे।
बातचीत हो, जो किसान के मसले हैं उस पर बातचीत हो, जो हमारे मामले हैं उस पर बातचीत हो, 3 कानून वापसी हो उस पर बातचीत हो। और बहुत लोग आते रहे यहाँ पे, सारे कहें कि हमारी अमित शाह से बात हुई, बात कर लो, मुकाबले जाकर बात कर ले, ये मामले फिर वापसी आता नहीं कोई भी। राकेश जी, पहले जो 11 वार्ताएं थी विफल हुई, अमिंदर सिंह ने पहल की है, हो सकता है कि समाधान निकल जाए। पहले वाले कृषि मंत्री से तो मुलाकात मतलब बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अमिंदर सिंह क्या पता बीच का रास्ता निकाल लें। नहीं, बीच का नहीं, जो हमारे मसले हैं वो बीच का नहीं रास्ता। आपकी कोई बात? हमारे तो 3 कानून वापसी, एमएसपी पे गारंटी कानून, ये हमारी बातचीत है। आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान अब निकल सकता है? 10 माह से ज्यादा हो गया आंदोलन को, 2 अक्टूबर भी नजदीक है। निकलेगा अभी समाधान? अभी नहीं लगता निकलेगा, ये लंबा चलेगा। अभी जो मुलाकात हुई है उसको लेकर अब ऐसी चर्चा बन रही है कि जल्द ही राकेश टिकैत से भी बात होगी और ये समस्या का समाधान निकलेगा ही। और जब होगी, जब बता देंगे आपको। हमारे साथ भी तो हुई, लेकिन उम्मीद जो फिर से जग रही है। हाँ, उम्मीद में तो बैठे ही यहाँ पिछले 10 महीने से उम्मीद पे बैठे कि भाई दिल्ली दरवाजा खोल लेगी और हम दिल्ली जाएंगे, इसी उम्मीद में तो बैठे। लगता है कि जो शुभ समाचार है वह आने वाला है। शुभ समाचार, हमने कहा था कि सर्दी की भागी हुई सरकार सर्दी में वापसी आवेगी, तो सर्दी आग लग रही, तो उम्मीद तो है कि सर्दी में कुछ न कुछ समाधान निकलना चाहिए। मतलब उम्मीद है इस बार कि समस्या का समाधान निकलेगा। जिस तरह ये आंदोलन शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर भी आ गया, अब 2 अक्टूबर को क्या कार्यक्रम रहने वाला? 2 अक्टूबर को बाद में यहाँ हमन होता है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर 1918 में यहाँ पे कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कोरोना के दौरान हाथों की सफाई को फरोग देने के लिए एनजीओ वाटर एड इंडिया ने हाथ धोने वाली मशीन तैयार की है। इस यूनिट को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, वाटर इंडिया ने लोगों को सफाई के हवाले से बेदार करने के लिए उत्तर प्रदेश में वॉश ऑन व्हील्स के नाम से एक मुहिम शुरू की है। पानी का पाइप लगा रखा है, पीछे कोई सवारी आती है उसको साबुन से हाथ धुलवा के तब बैठाते हैं। कोई सवारी कहती है कि नहीं भैया हम नहीं धुलेंगे, तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई धुल लीजिए, कोरोना का समय है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर चंद्रा है, मैं वाटर एड इंडिया के लिए काम करता हूँ। वॉश ऑन व्हील जो है ये एक अनोखा प्रयोग था। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग जब सड़कों पे आना शुरू हुए तो ये एक डर था लोगों में कि बाहर कितना सुरक्षित उनके लिए है। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इन जगहों पे जो है पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया, जिससे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपना हाथ साबुन से पानी से धो के फिर उसमें वो बैठें, ताकि वो अपने को और अपने जो सहयात्री हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने इसको स्थापित किया, खासतौर से भदोही, लखनऊ में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है यहाँ पे, चित्रकूट में, फतेहपुर में, उन्नाव में, कई जिलों में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और फिलहाल हम लोग लखनऊ में बख्शी के तालाब में जो है इसको लेके जो है चल रहे हैं। अभी करीब 250 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है ये स्थापित किया है। इसके अंदर करीब 14 से 15 लीटर पानी जो है वो आता है और एक बार में करीब 12 से 15 लोग जो हैं एक बार में इससे हाथ धो सकते हैं। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है जिसको काफ़ी लोकप्रियता और सराहना इसकी हुई है।